डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने बीए ऑनर्स हिंदी में हिंदी की एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के विषय में पढ़ना शुरू किया था। उसकी पहली इकाई हमने शुरू की थी हिंदी की देवनागरी लिपि और उसकी मानकीकृत वर्णमाला। उसमें हमने लिपि का परिचय प्राप्त किया था, विभिन्न भाषाओं की लिपियां किस प्रकार लिखी जाती हैं इसका देखा था, थोड़ा सा देवनागरी लिपि के विषय में जाना था। आज हम उसी व्याख्यान को आगे ले जाते हैं और उस पे आगे बात करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, इस इकाई का लेखन मैंने ही किया है, डॉक्टर अर्चना मिश्रा, और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता भी मैं हूँ। उद्देश्य हमने पिछली बार भी देखा था, फिर भी एक बार उसको दोहरा लेते हैं। हम इस व्याख्यान में और आपके पास जो स्वाध्याय सामग्री है उस इकाई में हिंदी के लिए प्रयोग की जाने वाली देवनागरी लिपि के मानकीकृत अक्षरों के स्वरूप को जानेंगे, हिंदी की मानकीकृत वर्णमाला को जानेंगे, संयुक्ताक्षरों को लिखने का सही ढंग जानेंगे, देवनागरी अंकों को के स्वरूप को जानेंगे और शब्दकोश में किस प्रकार वर्णों का क्रम आता है इसके विषय में जानेंगे। पिछली बार हमने लिपि के विषय में बात की थी। आज हम बात करें कि मानकीकरण की जो हम बात कर रहे हैं कि उसकी आवश्यकता क्यों हुई। वस्तुतः हिंदी जो है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई भाषा है और उसी के साथ उसकी जो लिपि है वो भी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। और आपको मालूम है, पुराने समय में तो इतने संपर्क के साधन थे नहीं कि आया जाए, तो जो व्यक्ति जहाँ बैठकर लिख रहा है और वहाँ जिस तरह की परंपरा है वो उस तरह से लिखता जा गया। तो हिंदी के जब हम हिंदी का इतिहास बनाते हैं और हिंदी के प्राचीन ग्रंथों को लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक ही अक्षर कई तरह से लिखे गए और वो जो परंपरा थी वो बाद तक भी चलती गई। और जब अभी आधुनिक हिंदी हम विश्वविद्यालयों में जब पढ़ा भी रहे हैं तो भी मैंने ये आज की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब जब पढ़ाना शुरू हुआ हिंदी विश्वविद्यालयों में तब भी ये स्थिति बनी कि पंजाब के विश्वविद्यालय में जो हिंदी पढ़ रहा है वो हिंदी को एक तरह से लिख रहा है या कुछ अक्षरों को खास करके एक तरह से लिख रहा है, और जबकि मगध या पटना में बैठा हुआ जो हिंदी का छात्र है वो दूसरे तरह से लिख रहा है। तो ये तो बात फिर जब भारत एक देश हुआ और सब जगह एक हुई और भारत की राजभाषा बनी तो ये तो बात समझ भी नहीं है कि अलग अलग ढंग से लिखा जाए। तब उसकी एक रूपता लाने का प्रयत्न शुरू हुआ। भारतीय संविधान में जब हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया तब ये आवश्यकता महसूस की गई कि उसको अलग अलग तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, उसकी लिपि में एक रूपता होनी चाहिए। तब सन 1966 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय की ओर से मानक हिंदी वर्णमाला प्रकाशित की गई और जिसमें जो देवनागरी के पुराने तरीके से लिखे जाने वाले अक्षर थे उनको कहा गया कि अब इस तरह से नहीं लिखा जाएगा और एक रूप निश्चित कर दिया गया। आधुनिक देवनागरी के जो अक्षर हैं उनको मान्यता प्रदान की गई। इसकी कुछ एक हम बता सकते हैं कि कैसे अलग हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधुनिक देवनागरी और पुरानी देवनागरी, ये दो कॉलम बना हुआ है। अब ऐसा लिखा जाता है, हम सब इसी तरह से लिखना सीखते हैं और लिखते हैं, लेकिन एक समय था कि जब इस प्रकार लिखा जाता था। और आज भी आप पुरानी पोथियां अगर देखेंगे, बहुत पुरानी छपी हुई किताबें देखेंगे तो इसमें हो सकता है आपको इस प्रकार लिखा हुआ दिखाई पड़ जाए। भारतेंदु के जमाने की किताबें हैं, यहाँ तक कि प्रेमचंद के जो उपन्यासों का जो पहला संस्करण है वो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। झ अभी ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन पहले ऐसा लिखा जाता था। हम भी हमारे समय तक में भी जब हमने पढ़ाई करी है तो हमने इस तरह से झ लिखा और आज भी हस्तलिपि में झ इसी प्रकार लिखते हैं। जबकि मेरा बेटा झ हमेशा ऐसा लिखता है। जब मैं उसको झ इस प्रकार लिख के बताती हूँ तो कहता है कि ये क्या लिखा हुआ है।
तो आज के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो केवल झ इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, यही मालूम है, जबकि पहले झ उस प्रकार से भी लिखा जाता था। और मेरे समय के, मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो आज भी हस्तलेख में झ उस प्रकार का प्रयोग करते हैं। ण अब ऐसा ही लिखा जाता है हमेशा, पहले ण ऐसा भी लिखा जाता था। हमने दोनों पढ़ा, ये भी वो भी, और लेकिन हमारे समय ही ण वो लगभग बंद हो गया और अब तो ऐसा ही लिखा जाता है, किसी दूसरे तरीके से नहीं। ल भी इस तरह का अब लिखा जाता है, पहले ऐसा लिखा जाता था। मैंने देखा है कि अभी जो तरह तरह के फॉन्ट आते हैं, कंप्यूटर के फॉन्ट्स, उसमें इस प्रकार का भी ल कुछ फॉन्ट्स में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो मानक वर्णमाला बनाई गई है, हिंदी की मानकीकृत रूप बनाया गया है, उसमें इसी को मान्यता प्रदान की गई है, इसको नहीं की गई है। इसी तरह से कुछ और वर्ण भी आप हो सकता है खोज पाएं जो कि पहले किसी और तरीके से लिखे जाते थे और अब थोड़े या दोनों तरीके से लिखा जाता था काफ़ी लंबे समय तक, और फिर अब एक को मानकीकृत कर दिया गया है, एक को ही मान्यता प्रदान की गई है और दूसरे ढंग से नहीं लिखा जाता है। इसमें किस प्रकार से ये मानकीकरण हुआ, तो उसमें देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये एक पुस्तक निकालने की व्यवस्था हुई केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। और उसने 1983 ईस्वी में पहली बार ऐसी एक पुस्तिका निकाली है ना। इसी पुस्तिका का 2019 में ई वर्जन निकला है ना, ई संस्करण निकला, और उसके बाद समय समय पर इसको पुनरीक्षित किया जाता है। अगर उसमें कुछ बदलाव है, कोई फिर सुधार की आवश्यकता है, तो वैसा करके वो समय समय पर निकलती रहती है। तो ये है अभी जो उसकी लेटेस्ट आई है ना, 2024 में संशोधित संस्करण 2024 आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये ई वर्जन है ना, ये इंटरनेट पर उपलब्ध है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये ई वर्जन आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। अगर आप इसको हार्ड कॉपी में मंगवाना चाहते हैं तो भी यह निःशुल्क है। आपको बस इस एड्रेस पर एक पत्र लिखना पड़ेगा है ना, इस एड्रेस पे, वस्तुतः एड्रेस तो आपका यहीं तक है, एड्रेस पर एक पत्र लिखना पड़ेगा कि आपको ये पुस्तिका चाहिए, और वो आपके घर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। और मित्रों, हिंदी जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, हिंदी को जो ठीक तरीके से अपनाना चाहते हैं, उनके लिए ये पुस्तिका बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मार्गदर्शन प्रदान करती है। कम से कम हिंदी के अकादमिक क्षेत्र में यदि आप अध्यापक की नौकरी आगे चल करके करना चाहते हैं, अध्यापक की वृत्ति अपनाना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये पुस्तिका अपने पास मंगवा के रखनी चाहिए और उसका लगातार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि आप बिल्कुल सही हिंदी लिख सकें। अब हम एक बार बात कर लें कि हिंदी की मानकीकृत वर्णमाला क्या है ना। सामान्य रूप से हम जो पढ़ते रहे हैं, आप इस पारंपरिक वर्णमाला की हम पहले बात कर लें। आमतौर पे हम लोगों ने भी इसी तरह की वर्णमाला पढ़ी है, हमारी किताब जो होती थी ऐसी होती थी। आज भी शायद ऐसी ही किताबें मिलती हैं जिसमें इस प्रकार वर्णमाला दी होती है, अ आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग अह। अब अंग अह जो है वो वस्तुतः कोई वर्ण नहीं है। अंग और अह ये दोनों वर्ण नहीं हैं, ये एक अनुस्वार और विसर्ग, ये ध्वनियां हैं केवल। उसको बताने के लिए अ के साथ लगा करके अंग अह बता दिया, लेकिन ये मानकीकृत वर्णमाला का भाग नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये केवल ध्वनियां हैं, ये वस्तुतः उस तरह से वर्ण नहीं है। अब फिर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह क्षत्रज्ञ। अब ये क्षत्रज्ञ जो है, ये तीनों संयुक्ताक्षर हैं, अलग वर्ण है ही नहीं। लेकिन चूंकि इनको लिखने का तरीका अलग तरीके से हो जाता है, तो ये उस समय पारंपरिक वर्णमाला में शामिल कर लिया गया था। हम सभी लोगों ने यही वर्णमाला पढ़ी है, और शायद आपने भी यही वर्णमाला पढ़ी होगी बचपन में, यदि आपने हिंदी पढ़ी है तो।
और सभी अभी भी मेरे ख्याल में जो बाल पोथियाँ होती हैं बच्चों को सिखाने वाली वर्णमाला, उसमें ऐसे ही दिया होता है। लेकिन ये वस्तुतः बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें संयुक्ताक्षर शामिल है और कुछ एक ध्वनियाँ नहीं शामिल हैं, वो वर्ण नहीं शामिल हैं जो कि हिंदी की का एकदम बिल्कुल अविभाज्य हिस्सा है। हिंदी की ध्वनियों में वो शामिल हो चुके हैं, लिपि में भी शामिल है और वो प्रयोग होते हैं और इसमें नहीं शामिल है। तो इसलिए जिसकी मैंने चर्चा की अभी, हिंदी की देवनागरी लिपि मानकीकृत वर्णमाला वाली जो पुस्तिका है, वो उसमें क्या दिया हुआ है ये हम अभी देखते हैं। इसमें जो है हम देखें अ आ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ, अंग अह इसमें नहीं है, क्योंकि वो वस्तुतः अनुस्वार एवं विसर्ग को बताने के लिए है। तो स्वर जो है इतने ही बताए गए, उसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो कुल स्वर 11 ही, ये जो 11 है ना, 3 3 6 3 9 और 2 11 ही स्वर हैं। तो हिंदी की मानकीकृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो 11 मान्य स्वर, जो मानकीकृत स्वर हैं वो 11 स्वर हिंदी की वर्णमाला में बताए गए हैं। व्यंजन देख लें तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह, बस वहां तक। फिर ये क्षत्रज्ञ, ये संयुक्त है, इसके अलावा श्र भी संयुक्त है। अब श्र भी लिखने का तरीका एकदम अलग है, संयुक्ताक्षर है, लेकिन उसको क्यों वर्णमाला में क्षत्रज्ञ के साथ शामिल नहीं किया गया ये पता नहीं। ठीक है। फिर 2 नई ध्वनियां हैं जो कि हिंदी में ही है, संस्कृत से नहीं है। संस्कृत में ये 2 ध्वनियां नहीं है और तमाम दूसरी आर्य भाषाओं में भी नहीं है, लेकिन हिंदी में है ड़ और ढ। इसके अलावा एक विशिष्ट व्यंजन है ड़, जो कि तमाम भारतीय आर्य भाषाओं में प्रयुक्त होता है, लेकिन हिंदी में प्रयुक्त लगभग नहीं होता है, हिंदी में नहीं होता है। तो इसलिए मूल व्यंजनों की कुल संख्या 33 ये जो है ना, 5 5 10 5 15 15 5 20 25 25 और 4 29 29 और 4 33, ये जो है मूल जो व्यंजन है वो 33, मूल व्यंजनों की संख्या 33 ही है। और अगर हम इसमें इन सबको भी जोड़ लें, 34 35 और ये 36 और ये मिला के 40, तो ये इन सबको भी जोड़ लें, संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजनों को, उपक्षिप्त व्यंजनों को और विशिष्ट व्यंजन को, तो वो 40 हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें 33 में इन दोनों को बस जोड़ना चाहिए, तो ये टोटल 35 व्यंजन हो जाएंगे जो अलग अलग हैं, है ना। क्षत्रज्ञ चूंकि संयुक्ताक्षर है तो उसको इनमें तो नहीं जोड़ना चाहिए, और ळ चूंकि ये ळ जो है वो हिंदी में नहीं प्रयुक्त होता है सामान्यतया, तो इसलिए इसको भी इसमें नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये है जो पुस्तिका मैंने बताई, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो मानकीकृत पुस्तिका है, जिसमें मानकीकृत वर्ण दिए हैं, उसमें इस प्रकार से दिया हुआ है। ये पारंपरिक वर्णमाला हमने देख ली। संयुक्त जो हमने बात की, संयुक्ताक्षर है, तो क्ष जो है वस्तुतः क और श से मिलकर के बना हुआ है, त्र त और र से मिलकर बना हुआ है, ज्ञ ज और ञ से मिलकर बना हुआ है, और श जो है श और र से मिलकर बना हुआ है। तो ये वस्तुतः अलग कोई ध्वनि ही नहीं है, अलग कोई व्यंजन ही नहीं है, ये 2 का मेल है, संयुक्त व्यंजन है। कुछ और संयुक्ताक्षर हैं जो कि वर्णमाला में तो शामिल नहीं है, बिल्कुल अलग तरह से लेकिन लिखे जाते हैं। क और त को मिलकर त इस प्रकार लिखते हैं, त और त मिलकर त इस प्रकार लिखा जाता है, द और य मिलकर के द्य लिखा जाता है। विद्यालय में जो द्य लगता है, ये ध्यान रखिए। द और र मिलते हैं तो द्र ऐसे लिखा जाता है, द के नीचे एक छोटी सी लाइन आती है। मित्रों, ये ध्वनियां गुजराती में भी हैं और कई बार हमने देखा है कि ये द और व को मिलके जो ध्व बनता है उसको भी इसी तरह से दर्शाते हैं। गुजराती में मैंने तमाम जगह लिखा हुआ देखा है। तो मित्रों, आप भूल मत कीजिएगा, द और र मिलेगा तो ये लाइन आएगी, और द और व मिलेगा तो ये गोला बनेगा,
है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि द में र लगेगा तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और अगर गोला व लगेगा तो गोला लिखा जाएगा, गोला बनेगा। ठीक है। ट और र में ट्र फिर इस तरह से दो लाइन आ जाती है ट्र में, फिर य जो है ह य जो है मिलकर के इस प्रकार लिखा जाता है। इसी तरह से और भी संयुक्त अक्षर हैं जो कि जिनमें कि अपने मूल जो अक्षरों का है वो मेल दिखाई उतना माने मेल कर देने से वो अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं व्यंजन, लेकिन उनको वर्णमाला में नहीं शामिल किया गया। क्षत्र ज्ञ को क्यों शामिल किया गया और किस प्रकार से वो लगातार पारंपरिक वर्णमाला में पढ़ाए जाते रहे, ये एक अलग शोध का विषय हो सकता है। तो मित्रों ये है संयुक्ताक्षर। अब र के संयुक्ताक्षर भी हम एक बार समझ लें। र जब अपने साथ किसी वर्ण के साथ मिलता है तो वो अलग अलग स्वरूप में आता है। जब र माने इस या र अगर स्वर विहीन हो और आगे उसके साथ मिले व्यंजन के साथ तो वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, जैसे थ। ग अगर पहला वाला र के पहले र अपने स्वर के साथ हो लेकिन ग उसके पहले का जो वर्ण है वो स्वर के साथ ना हो, स्वर विहीन हो, तो वो र नीचे चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मात्राएं आती हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप ध्यान रखिए, खास करके र को के जो संयुक्ताक्षर बनते हैं जो ऊपर चढ़ता है और नीचे लगता है उसका आप ध्यान रखिए, कब ऊपर चढ़ता है और कब नीचे लगता है। तो आप पढ़ाई कीजिए, और जैसा मैंने पिछली कक्षा में भी कहा था, यदि आपके पास प्रश्न है तो आप हमें लिख सकते हैं। ईमेल आईडी है hindi@baou.edu.in। इस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। तो अपना अध्ययन आरंभ कीजिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।